morning, student. Welcome to all at online education platform Able Edu Hub. Dear student, myself Ashok Kumar welcomes to all at physics classes on online education platform Able Edu Hub. Dear student, this platform provide you a complete study package with understanding, language explanation, and PDF format notes. By watching a single video, you can prepare your notes and can sure your study for your exams. Students, today we will start the new paper, that is mechanics. First of all, we discuss about mechanics, what is mechanics, classical mechanics, and after then we will start our first unit, that is physical laws and frame of reference. Okay, first of all we are discuss about mechanics. So what is mechanics? Mechanics is a branch of physics. Mechanics is branch of physics that deals with study of motion of machineries or action of forces on body and motion, called मैकेनिक्स. यानी मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जो है एक फिजिक्स की ब्रांच है और इस ब्रांच में अपन किसी भी मशीनरी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पे या पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाइड होता है और फोर्स की वजह से जो मोशंस होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको अपन कहते हैं मैकेनिक्स. फिर अपन बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है. ठीक है, और इसमें अपन किसी भी पार्टिकल के रेस्ट पोजीशन और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट the definition of mechanics and classical mechanics, and after then we start our first unit. So let's see the definition of mechanics. Mechanics, branch of physics, branch of physics that deals with motion of machinery and branch of physics that deals with motion of machinery and force on a particle and motion. ठीक है, तो ये तो अपने पास मैकेनिक्स की डेफिनेशन बनती है. फिर अपन बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की. एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन जिन पार्टिकल्स के मोशन की बात करते हैं उनकी वेलोसिटी जो होती है वो लाइट वेलोसिटी से लेस देन होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स में जिन ऑब्जेक्ट्स की या पार्टिकल्स के मोशन की बात की जाती है उनकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू लाइट वेलोसिटी होती है या अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लाइट वेलोसिटी होती है. तो क्लासिकल मैकेनिक्स ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, a branch of mechanics, branch of mechanics in which we study about
study about the particle in rest or moving with a velocity less than velocity of light. Less than velocity of light. That is classical mechanics. Okay, मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स. ठीक है, मैकेनिक्स कौन सी है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ मोशन ऑफ मशीनरी एंड फोर्स और पार्टिकल एंड मोशन. फोर्स, एक्टिंग फोर्स ऑन बॉडी एंड मोशन. और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल इन रेस्ट और मूविंग with a velocity less than velocity of light. That is mechanics and classical mechanics. Okay, now we will start the first unit of mechanics, and this is physical law and frame of reference. We will study for physical law physical laws and reference frames. Okay, फिजिकल लॉज एंड रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में अपन इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, इस यूनिट में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो फर्स्ट टॉपिक इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर अपन डिफाइन करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? द ऑब्जेक्ट और सिस्टम अबाउट विच स्टेट ऑफ अनदर बॉडी इज डिस्क्राइब्ड, इट्स पोजीशन इज कॉल्ड फ्रेम और रेफरेंस. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी मोशन स्टेट को अगर अपन किसी के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको अपन कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मीनिंग अगर जनरल लैंग्वेज में समझे तो जैसे मैं यहां स्टैंड कर रहा हूं, इस रूम में स्टैंड कर रहा हूं, तो मैं इसके लिए किसी ओरिजिन पॉइंट को कंसीडर करता हूं और उस ओरिजिन पॉइंट से मेरी जो डिस्टेंस हो रही है उसको अगर अपन किसी के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर सके, जैसे अपन किसी पार्टिकल के लिए बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट पे, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में 3 पे, जेड एक्स के रेफरेंस में 4 है, तो वो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपन डिस्कस कर रहे हैं, उस रेफरेंस, उस फ्रेम को अपन कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की अगर अपन बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को या उसकी मूविंग स्टेट को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जिस पर्टिकुलर फ्रेम का यूज किया जाता है, उस पर्टिकुलर फ्रेम को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. या अगर अपने को डायरेक्टली ये पार्टिकल कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट यहां है और फिर कहे कि इसकी पोजीशन बताइए, तो अपन इसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे? तो किसी के रेस्पेक्ट में अपन इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे. तो जिसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है
उसी को क्या कहा जाता है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम कहा जाता है। रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है इनर्शियल फ्रेम और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो वो अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम और उसके बाद में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम। The object or system, the object or system about which state of another body is described its position is called frame of reference. frame of reference, ठीक है। The object or system about which state of another body is described, its position is called frame of reference। जैसे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में अगर मैंने यहां पे किसी बॉडी को कंसीडर किया है, किसी ऑब्जर्वर को कंसीडर किया है, तो इस ऑब्जर्वर की जो पोजीशन अपन डिफाइन करेंगे उसी किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे कि ये x है, ये y है और ये z है, और ये x y z अपन किसके रेफरेंस में बता रहे हैं, इसके रेफरेंस में बता रहे हैं। तो ये जो अपने पास है जिसके रेस्पेक्ट में अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ऑफ फ्रेम कह रहे हैं। और इसके ओरिजिन से ये वाली जो डायरेक्टली डायरेक्शन आती है इसको अपन कहते हैं पोजिशनल वेक्टर, जिसको अपन स्टडी करेंगे यहां आगे अपने डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो अपने पास रेफरेंस ऑफ फ्रेम के टाइप्स की बात की जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव टू टाइप। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव टू टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव टू टाइप्स। अब और ये टू टाइप्स जो है वो एक बनेगा इनर्शियल फ्रेम और सेकंड टाइप अपने पास बनेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम एंड अनदर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इनर्शियल फ्रेम जो होते हैं उनमें नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज नॉट एक्सेलरेटेड मींस a frame is moving with a constant velocity, or a frame that is stationary is called inertial frame, like buildings, rivers, sea, mountains, all of these are inertial frames। इनर्शियल फ्रेम्स जो होती हैं वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड न्यूटन्स लॉ आर फॉलोड बाय इनर्शियल फ्रेम, सो इट इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्रेम्स। यानी इनर्शियल फ्रेम्स जो होती हैं उनको न्यूटोनियन फ्रेम भी कहा जाता है।
क्लियर है? inertial frame are known as Newtonian frame because inertial frame follow the first and second Newton's law. inertial frame के लिए external force जो होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है. An external force for inertial frame is zero because it is not accelerated. It move with a constant velocity और constant velocity होगी तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट निकालोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी. एंड व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो देन फोर्स F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन. अब यहां पे आपके पास मास हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. तो ये तो हो गई अपने पास इनर्शियल फ्रेम. जो यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो भी इनर्शियल फ्रेम के ही डिफाइन करते हैं या एग्जांपल्स बनते हैं. सेकेंड अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कौन सी होती हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो जस्ट अपोजिट टू इनर्शियल फ्रेम. जस्ट अपोजिट टू इनर्शियल फ्रेम का मीनिंग क्या हुआ? इनर्शियल फ्रेम जो होती है वो क्या होती है? नॉन एक्सेलरेटेड होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, या स्टेशनरी होती है, मूव करती ही नहीं है. बट नॉन इनर्शियल फ्रेम इज एक्सेलरेटेड फ्रेम. ठीक है? a frame of reference that is accelerated means that moves with variable velocity. That moves with variable velocity is called non-inertial frame. Non-inertial frame does not follow the Newton's law, so it is non-Newtonian frame. क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करती और फॉलो नहीं करेंगी तो इनको नॉन न्यूटोनियन फ्रेम कहा जाएगा. क्लियर है? तो इट इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्रेम. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें एग्जांपल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की, तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपने पास एवरी ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल दैट इज मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सेलरेट in accelerated motion is called non-inertial frame. ओके, तो आप यहां पहले नोट करो ये डेफिनेशंस और उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. Okay, now let's see the definition of inertial frame and non-inertial frame. First, inertial frame. Inertial frame. और इनर्शियल फ्रेम की जो डेफिनेशन अपने पास बनेगी वो डेफिनेशन क्या बनेगी? ए पार्टिकल, ए गिवन सिस्टम, इफ इन ए गिवन सिस्टम an object is not accelerated in absence of an external force. Absence of an external force. If in a given system an object is not accelerated in absence of an external force and motion of an object
motion of an object is non-accelerated called an inertial frame. Non-accelerated, then the system is called called inertial frame. ओके, ये आपके पास इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन बन गई. अब अपन क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम moves with a constant velocity or in a rest constant velocity or in रेस्ट स्टेट. या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगी या फिर क्या होंगी? रेस्ट स्टेट में होंगी. ठीक है. in absence of an external force in absence of an external force और f इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0. f इज इक्वल टू होता है एम ए इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल चल रही है? 0 के इक्वल चल रही है. तो यहां से अपने पास रिलेशन क्या आता है? m डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मास की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. मास 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. Inertial frames follow the Newton's law, so it is called Newtonian frame. ये नोट लगा के मैं आपको अलग से लिख देता हूं. Inertial frame are called Newtonian frame because it follow the first and second law of न्यूटन. ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो करती हैं, इसलिए इनको न्यूटोनियन फ्रेम कहा जाता है. ये लिखो, उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में. एग्जाम्पल्स की भी बात करते हैं पर इनर्शियल फ्रेम के एग्जाम्पल्स. तो जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट में है, वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं. लाइक माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, रिवर्स, सीज, व्हीकल्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर इनर्शियल फ्रेम्स. ओके, आर इनर्शियल फ्रेम. तो ये इसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे. नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की. तो लेट्स सी नॉन इनर्शियल फ्रेम.
नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को अगर अपन डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशंस क्या बनेंगे अपने पास। If a given system, an object is accelerated in absence of an external force, in absence of an external force means an object motion is accelerated, then the system is called non-inertial frame. Okay, so let's see the definition for non-inertial frame. The frame of reference, the frame of reference, the frame of reference about which motion of an motion of an object is accelerated, object is accelerated, ठीक है, the frame of reference about which motion of an object is accelerated, then the frame is called, then the frame is called non inertial frame, inertial frame, okay, called non inertial frame. In absence of an external force, in absence of an external force, the motion of particle is appears accelerated, appears accelerated, okay, means f is equal to 0, then f is equal to md square x upon dt square, but d square x upon dt square does not equal to 0, that is seen in non inertial frame. f की वैल्यू 0 है लेकिन d square x upon dt square मीन्स एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के केसेस में होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात की जाए, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट एट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। फिर अपन इनको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्रेम। दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, reference is called, this frame of reference is called non-Newtonian, non-Newtonian because of
it doesn't follow the न्यूटन्स लॉज। ठीक है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये नॉन न्यूटोनियन फ्रेम कहलाते हैं। ये नोट करो, फिर अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन वेक्टर के बारे में। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? Okay, let's see position of a particle. Next point, position of a particle. पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। अब देखो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल की अगर अपन बात करें तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए ये अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन फ्रेम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे अपन ने किसी पॉइंट पी को रखा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया और ये जो लाइन ज्वाइन करवा रही है that is a joining line origin to that point, origin to that point is called positional vector r vector। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पोजिशनल वेक्टर। जो ये येलो कलर से अपन ने लाइन ड्रॉ किया है, इस येलो कलर की लाइन को पोजीशनल वेक्टर कहा जाता है, आर वेक्टर कहा जाता है। और इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कैलकुलेट की जाती है। तो देखो, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल के लिए जो अपने को डिफाइन करना है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल is described, position of a particle is described by a line vector, by a line vector joining origin and that point, okay, and this vector is called positional vector। This vector is called positional vector। अब देखो, यहां से द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी जो पी पॉइंट है उस पे अपन ने किसी पार्टिकल को कंसीडर किया है और उसकी पोजीशन को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए लाइन वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन एंड दैट पॉइंट। यानी एक पॉइंट पी जिसको लिया है, दूसरा ओरिजिन पॉइंट ओ लिया है, और इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो अपने आप में किसको डिफाइन कर रहा है? वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये जो वेक्टर बन रहा है ज्वाइनिंग की वजह से, उसको कहा जाता है पोजीशनल वेक्टर। सॉरी, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर बनता है। अब पोजीशनल वेक्टर के बाद में अपन यहां से बात करें कि जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट वाली वैल्यू होती है, ओ एक्स वाली जो वैल्यू होती है, उसको अपन क्या लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में ओ एक्स वेक्टर को लिखा जाता है एक्स आई के। ओ वाई वेक्टर को अगर लिखा जाएगा तो उसको वाई जे केप लिखा जाएगा, और ओ जेड वेक्टर को अगर लिखा जाएगा तो उसको जेड के केप की फॉर्म में लिखा जाएगा।
तो अगर अपन पोजिशनल वेक्टर आर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो यहां से पोजिशनल वेक्टर इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर पोजिशनल वेक्टर को लिखा जाएगा तो आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के। ये अपने पास पोजिशनल वेक्टर है। ये आई केप जे केप और के केप जो है वो यूनिट वेक्टर्स है अलोंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स केप, I cape, J cape and K cape are unit vectors along to x axis, y axis and z axis. Clearly है. Now we will determine the magnitude of positional vector. Okay, so let's see the magnitude of positional vector. Magnitude of positional vector. ठीक है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशनल वेक्टर। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशनल वेक्टर। तो ये अपने पास पोजिशनल वेक्टर को कैलकुलेट करने का मेथड होता है और उसके लिए मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप पोजिशनल वेक्टर में नोट करो। हो गया नोट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर and enjoying the study of physics. The remaining sections of this unit like transformation equations, Galilean transformations, shadow forces, all of these are discussed by us in coming lectures. In next lecture we will study about transformation equation. Okay, तो ये आप स्टडी करो, नेक्स्ट वाले के लिए वेट करो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ओके, थैंक यू।